हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। नेशनल पार्टी इन इंडिया, देयर इज अ फर्स्ट टॉपिक हियर अराइव इज द मीनिंग एंड द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट डू यू मीन एंड द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हियर इन इंडिया? The human being have a way to organize of himself in a group and the large formation. Political party have emerged as one of this human organization in the modern age. Their idea from to the government is run through one or other method of representative institution. All the representative government and representative institution require to extensions of the political parties. A political party is an organized body of the people who are share the content of common principle and the goal regarding the political system of a country. The main purpose of political party is to acquire and return political power. The political parties which are run to the government is called to the ruling party. In a coalition of government, there may be more than one the ruling party here, and those who sit on the opposition and the criticize and analyze the performance of the ruling party, and the generally are the specific issues called to the opposition of party. A political party as a should have to the following extremely feature. The feature here is arrive is the most important feature of political party here. The first is important feature. It is a must be organized body of people with a formal membership. And second here, it is a must have a clear split out of policy and programs. And third here, it is a member should be agree with it is a ideology, policy and programs, and it must aim to be a getting power through the democratic process. It must have a clear and acceptable leadership. And the last year, it must focus on the board issue and the major area of government policy. आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर राष्ट्रीय राजनीतिक दल। देखिए, ये भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के जो है हम चैप्टर कर रहे हैं, जो कि कई क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका जो पहला टॉपिक यही बताता है कि राजनीतिक दलों का अर्थ और भूमिका क्या है। देखिए, जो भारत में राजनीतिक दल है उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या अर्थ है और उनका जो है हमारे भारत में क्या स्थान है, और इनको कब बनाई गई, कौन जो बनाए गए, बनाने वाले कौन व्यक्ति थे। तो इसके विषय में जो है विस्तार पूर्वक हम इस चैप्टर में जो है चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए राजनीतिक दलों का अर्थ और भूमिका, तो सबसे पहली बात तो यही आता है कि मानव जाति ने अपने आप को समूह और इसे बड़े रूपों में संगठित किया है। आप देखोगे कि इंसान जो है अपने आप को समूह में संगठित करने की सदैव ही कोशिश करता रहा है और संगठित करने में सफल भी हुआ है। राजनीतिक दल ऐसे ही मानव संगठनों से में से एक है। कहते हैं आधुनिक युग में आदर्श सरकार किसी न किसी प्रतिनिधित्व संस्था के माध्यम से चलाया जाता है, और सभी प्रतिनिधित्व सरकार और संस्थाओं के लिए राजनीतिक दलों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब तक कोई हेड नहीं होगा तब तक घर भी नहीं चलाया जा सकता, तो देश चलाने की बात तो आप दूर की सोचिए। क्योंकि कहते हैं कि घरों में जो बुजुर्ग होते हैं वो पूरे घर के दायित्वों को संभालते हैं, उसी प्रकार देश में को चलाने के लिए भी किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है और उनकी भूमिका एक अलग ही स्थान रखती है। राजनीतिक दल लोगों के एक संगठित संस्था मानी जाती है। अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल जो होते हैं लोगों की एक संगठित संस्था होती है, क्योंकि इसमें कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग, कहते हैं कई भाषा के लोग जो होते हैं एक ही दल में संगठित होते हैं। इसलिए राजनीतिक दल को एक हम संगठित संस्था भी कह सकते हैं, जिसके देश की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सामान्यता, सिद्धांत और लक्ष्य होते हैं। आपने देखा होगा कि सभी पार्टियों की अपनी अपनी एक एजेंडा होती है जिस पे वो चल रहे होते हैं। उनके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं जिसको लेके वो आगे अग्रसर होते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना और उससे बनाए रखना होता है। आपने देखा होगा कि भारत में राजनीतिक दल का एक ही उद्देश्य होता है कि वो सदैव ही सत्ता में आसीन हो, और इसके लिए वो कभी कभी दल बदलने को भी नहीं मानते हैं। यानी दल बदलना उनकी एक कहते हैं परंपरा सी बन जाती है। अगर देखते हैं कि जिस तरफ जो है पानी बह रहा होता है उसी साइड चले जाते हैं। ये राजनीतिक में आम बात हो गई है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उनको सत्ता प्राप्त करना होता है और राजनीतिक में अपने आप को बनाए रखना होता है। तो सभी दल का यही उद्देश्य होता है कि वो राजनीतिक में अपना पैठ जो है बनाए रखे। इसलिए वो हर संभव कोशिश करते हैं, चाहे उनके लिए जो भी मर्जी उनको करना पड़ जाए, वो हर संभव कोशिश करते रहते हैं कि उनकी पार्टी की ही मेजोरिटी बने और उन्हीं की सरकार
सरकार रहे। तो इसके लिए हर जो पार्टी है अपना कोशिश सदैव करता ही रखता है। ठीक है, सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल को शासक दल कहते हैं। जो राजनीतिक चला रहे होते हैं, जिनकी विजय होती है, ठीक है, उनको हम राजनीतिक दल के जो है शासक दल कहते हैं। यानी वो शासक जो है पूरे भारत पे राज्य करने के लिए अग्रसर होता है। एक संयुक्त मिली जुली सरकार में एक से अधिक शासक दल हो सकते हैं। देखिए, एक मैंने अभी ये कहा भी कि इनका जो है मेन मोटिव जो होती है प्रशासन बनाए रखना होता है, सरकार बनाए रखना होता है। तो कभी कभी ये मिली जुली सरकार में भी बना लेते हैं, इसी को हम जो है शासक दल हो सकते हैं। यानी एक समय में कई शासक दल होते हैं, तो उनमें अपना विचारधारा होती है, जिसकी वजह से वो दोनों जो है कार्यरत होते हैं। विपक्ष में बैठने वाले और शासक दल के कार्य के आम तौर पर अथवा विशिष्ट मुद्दे पर आलोचना एवं विश्लेषण करने वाले राजनीतिक दल को विपक्षी दल कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि राजनीतिक में जो होते हैं, एक पक्ष में तो सरकार होती है, दूसरे पक्ष में विपक्षी दल होते हैं। विपक्षी दल का कार्य होता है कि सरकार ने जो भी कुछ किया है उसमें अगर गलतियां हैं तो उसको जो है संसद के सामने पेश करे, या वो मुद्दे जो है आलोचना और विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक दल जो है विपक्षी दल का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इसलिए किसी भी कहते हैं देश में विपक्षी पार्टी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे सरकार जो है मनमानी ढंग से अपना कार्य नहीं कर सकती है। एक राजनीतिक दल में निम्नलिखित आवश्यकताएं जो है विशेषताएं होनी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी विशेषता होना राजनीतिक दलों में आवश्यक है। तो पहली विशेषता तो यही मानी जाती है कि ये औपचारिक सदस्यता वाली लोगों की एक संगठित संस्था होनी चाहिए। यानी औपचारिक सदस्यता वाले लोगों की एक संगठित होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे स्पष्ट नीति और कार्यक्रम होना चाहिए, यानी उनकी अपनी एक नीति कार्यक्रम होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी कार्यक्रम पर जो है वो आगे अग्रसर होते हैं। इसके सदस्यों के इसके सिद्धांत और नीतियों और कार्यक्रम में सहमत होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके लक्ष्य लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना चाहिए। यानी देखा जाए तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के समय में देखते ही हो कि आज लोकतंत्र तरीके से सत्ता प्राप्त नहीं करते हैं, कभी दल बदलू कर लेते हैं, कभी दूसरे खेमे में चले जाते हैं। तो इस तरह के जो है लोकतंत्र के जो है विश्वास को आघात पहुंचता है। इसका स्पष्ट और स्वीकृति नेतृत्व होना चाहिए। यानी स्पष्ट और सक्रिय स्वीकार्य नेतृत्व होना चाहिए। यानी इनकी हर कार्य जो होना चाहिए स्पष्ट और सुचारू रूप से होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यही इनकी विशेषताओं में से आते हैं। इसके विस्तृत मुद्दे और व्यापक सरकार क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी जो है लोगों की परेशानी है, जो मुद्दा है, उन पे इनका ध्यान केंद्रित होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। The one next topic is types of party system. So what do you mean types of party system here? India has a multi-party system. India politics is dominated by several national and regional parties. There is a countries where there is a one-party system, a two-party system. As well, there is a Soviet Union and Yugoslavia has a single-party system. Similarly, China has a one-party system. Earlier, is Germany that existed only one party, the Nazi Party. So there is a case of Italy where where the only party was known as the Fascist Party. In a two-party or bi-party system, there are two main political parties. The United Kingdom, the United States, America, Australia, New Zealand have a bi-party system. There is many exit other parties, but there is a role of general insignificance. For example, in UK, there is two main parties. The Conservative Party has the Labour Party, and USA is the two main parties, Republican Party and Democratic Party. Japan, France, Germany, and the Switzerland have a multi-party system. The India is a follower to the multi-party system. The politics dominated by the several national and regional parties in India. देखा जाए तो यहाँ पर दलीय व्यवस्था के प्रकार देखिए, कहते हैं दल व्यवस्था के प्रकार होना क्यों जरूरी है, ये तो आपको पता ही है कि अगर एक पार्टी की रहेगी सिस्टम तो वहाँ पर जो होता है एक ही जो पार्टी का सब प्रभुता रहेगी। यानी देखा जाए तो ये सरकार जो होती है तनाशाह हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं बहुदलीय पार्टी की व्यवस्था होना किसी भी डेमोक्रेसी की जो है सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी लोकतांत्रिक सुरक्षा के लिए डेमोक्रेटिक होना यानी बहुदलीय व्यवस्था होना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मान्यता रखता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था भी है और भारतीय राजनीति में अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का
प्रभुत्व ही है। ऐसे देश भी है जहाँ एक दलीय व्यवस्था अथवा द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता है कि इस देश में कि छोड़ के जाके विदेशों में जाकर देखोगे तो वहाँ पर जो है एक दलीय व्यवस्था भी और द्विदलीय व्यवस्था भी स्थापित हो चुका है और है भी। कहते पूर्व सोवियत संघ और यूगोस्लाविया में एक दलीय व्यवस्था थी। इसी प्रकार चीन में एक दलीय व्यवस्था है। पहले जर्मनी में केवल एक दल नाजी पार्टी थी और इटली में भी ऐसा ही था, जहां की एकमात्र पार्टी फ्लेस्टिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता था। द्विदलीय व्यवस्था में दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, जैसे इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। वहाँ अन्य दल हो सकते हैं परंतु उनकी भूमिका प्रायः जो नग्न होती है। इनको जो दूसरे पार्टी होते हैं उसमें से आज तक कोई भी व्यक्ति जो है चुना नहीं गया है। सिर्फ अमेरिका में छोड़ के जो 2004 में इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, तो उसमें जो है दूसरे पार्टी के सदस्य यानी दो पार्टी को छोड़ के तीसरे पार्टी ने अन्य ने जो है अपना राष्ट्रपति पद पे जो है आसीन हुआ था। तो इक्का बार भी यही हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। अगर बात करें उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में दो मुख्य दल लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी पाई जाती है, जो कि इंग्लैंड का मुख्य दो पार्टी होती है। अमेरिका में दो मुख्य दल रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी रहती है। यहाँ पर अमेरिका में कई और भी पार्टी होती है। मैंने अभी बताया भी था कि यहाँ पर सिर्फ एक बार 2004 में ही विजय दूसरे पार्टी ने किया है। अदरवाइज जितने भी प्रेसिडेंट बनते हैं वहाँ पर वो तो या तो रिपब्लिकन पार्टी की होती है या डेमोक्रेटिक पार्टी की ही होती है। भारत की तरह जापान, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था बनाई गई है। यानी भारत में बहुदलीय व्यवस्था बनाने का अपना एक जो है अलग सोच थी और अलग विचार था। कहते भारत में अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का जो है अपना प्रभुता हर एक क्षेत्र में रहता है। इसलिए क्षेत्रीय दलों का भी अपना विशेष महत्व रखता है। आपने देखा होगा कि बहुत से क्षेत्रीय दल जो है अपने क्षेत्र से विजय होते हैं, वहाँ पर नेशनल पार्टी का कोई भी सिक्का नहीं चल पाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात जो है भारत के लिए ज़रूरी है। The next important topic here, evolution of party system in India. Where is the evolution of the party system in India? The evolution of the India party system can be traced to the formation of the Congress. The first party here, the Congress party, as a political platform in 1885. Another party as group organized later. The Indian National Congress was formed as a response to the colonial rules and achieved the independence from the British rule. There is a first important party in India is a Congress National Party is a 1885 is a formation, and after independence and with the adoption of a democratic constitution, a new party system emerged in the work of the first general election based on the universal adult franchise in their 1952. In preceding lesson, you have learned about the universal adult franchise in detail. During the post-independent period, the party system passed through the various phases. The various phases here, the first phase is known as the phase of the one-party dominance because it is expansions of Kerala during to 1956 to 59. The ruling party both at the center and their state was the Congress. The second phase in 1967 to 1975 saw the emergency of a multi-party system in India. In the assembly of election in 1967, Congress was defeated in the 8th state. For their first time, non-Congress party formed is a government in the state. This party is formed is a coalition government and then come to split to Congress into the Congress is a O and the Congress N. That is divided by the Congress here O and the Congress O, and however the Congress again become a dominant force at the center after winning 1970 on mid-term poll, and then come to emergency period of 1975 to 77, which is known as the authoritarian period of Indian democracy. With the fitting of emergency, the dominance of Congress ended in the general election of 1977. Congress was defeated by the Janata Party. Janata Party come into the existence as a result of the merger of the many opposition party. But again, 1980 is the general election. Congress as a come back to the power and remained in the power till 1989. Janata Party emerged out of the merger of the Congress O, led by the Morarji Desai, and Bharatiya Lok Dal, led by the C.H. Charan Singh.
Congress for Democracy CFD and led by the Jagavani Ram and the H. Isa Bhaguna and the socialist lead by George Fernandez and the Jan Sag. The lead by the L.K. Advani. In 1989 election, the National Front joined of the government with the support of BJP and there is a left front. But this information could not be last. It is a tenure and the election for the 10th Lok Sabha were held on the May and June 1991. Congress again formed to the government at the center. In 1996 general election, is BJP emerged as the single largest party was the asked to form of government at the center. Since there could not be proved it a majority within the given time, it had is a resign. The United Front, which has the combination of the 13 party, formed the government at the center with the external support of Congress and CPIM, but is a government also could not have last is a fully term. And third, there is a coalition of government formed under the leadership of BJP after 1998. An election was defected in the Lok Sabha. The 1999 is the election again to the provide them to the opportunity to form a government which lasted its fully terms under a multi-party coalition known as the National Democratic Alliance, means NDA. In the 14th general election held in 2004, Congress emerged as the single largest party. There is a Congress emerged as the single largest party. It is a formed alliance with the like-minded of parties and formed government at the center. The face of Indian party system is began in the 1989 and is still continually has been to the planet called a face of relational politics. And no single party has been able to form a government on its own at the center. यदि हम अगले पॉइंट की बात करें जिसमें भारतीय दलीय व्यवस्था का विकास है, तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत में जो है दलीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, इसका शुरुआती कहाँ से माना जा सकता है। तो कहते हैं भारतीय दलीय व्यवस्था के विकास का आरंभ अगर देखा जाए 1885 में माना गया कि एक रणनीतिक मंच के रूप में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी 1885 में जो है भारत में पार्टियों का शुभ आरंभ हो गया जो कि इंडियन के फॉर्म में थी। यानी जो पहला जो यहाँ पर बनाई गई पार्टी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना औपनिवेशिक शासन के प्रत्युत्तर के रूप में तथा ब्रिटिश शासन की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए की गई थी। यानी ब्रिटिश से जो है दो चार हाथ करने के लिए जो है इस पार्टी की स्थापना किया गया था। स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो लोकतंत्र संविधान अपनाने के साथ 1952 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर जो है आधारित प्रथम आम चुनाव के दृष्टिकोण से एक नई दलीय व्यवस्था उभर के सामने आई, जिसके विषय में हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विषय में हम पिछले चैप्टर में पढ़े भी थे। अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को तो जरूर देख लेना, उसमें आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विषय में जो है विस्तार पूर्वक आपको मिलेगा। स्वतंत्रता के बाद समय में दलीय व्यवस्था विभिन्न स्थिति अथवा आचरण में से गुजरने लग गई। यानी देखा जाए तो कहते हैं समय समय पे जो है बहुत से बदलाव होने को देखने को मिला। कहते हैं एक ही पार्टी से कई पार्टी जो है फॉर्मेशन भी हुई। पहली स्थिति को एक दल के प्रभुता का दौर कहा जाता था क्योंकि केंद्र और राज्य में केवल 1956 से लेकर जो है 59 तक, यानी 1956 से 59 तक मैक्सिमम जो है केरल का अपवाद छोड़कर कांग्रेस दल का शासन रहा। दूसरी स्थिति में देखा जाए जहां पर 1967 से 75 में भारत में बहुदलीय व्यवस्था के उद्भव को देखा गया। यानी यहीं से जो है सूत्रपात हो गई यहाँ पर बहुदलियों का। कहते हैं 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 राज्यों में पराजित हुई और इन राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेस दलों ने संयुक्त सरकार बना ली थी। 1969 में कांग्रेस ओ और कांग्रेस एन के रूप में विघटित हुआ। यानी कांग्रेस का ही विघटन होकर ये दो पार्टी में विभक्त हो गई। ये तो जर्नल सी बात है। कहते हैं एक पार्टी होते हैं तो उसमें कई विचारधारा वाले लोग होते हैं, जिसके कारण जो है पार्टी जो है विघटित हो जाती है। तो कांग्रेस का भी ऐसा ही हुआ, कांग्रेस दो पार्टियों में विभक्त हो गई। परंतु 1971 के मध्यवर्ती चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस एक बार फिर एक प्रभुत्व ताकत बन गई। यानी 1971 में काफ़ी पावरफुल बन गई।
तब अवधकाल जो है 1975 से 77 का युग आया, जिसे भारतीय लोकतंत्र का सर्वसत्तावादी युग भी कहा जाने लग गया। अवधकाल हटने के साथ ही कांग्रेस का जो है प्रभुता भी समाप्त हो गया, क्योंकि आपातकाल का जो घटना था वो इंदिरा गांधी को ही माना जाता था प्रमुख। 1970 के आम चुनाव में कांग्रेस को जनता पार्टी ने काफ़ी मतों से पराजित किया और कई राजनीतिक दलों के विलय के फलस्वरूप जनता पार्टी अस्तित्व में आ गई। लेकिन 1980 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस पुण्य सत्ता में लौट आई और 1989 तक सत्ता में बनी रही। कहते कांग्रेस के लिए जो था उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही, लेकिन फिर भी पार्टियों का जो था स्थापना होती चली जा रही थी। यहाँ पर जनता पार्टी देखिए, मोरारजी देसाई नेतृत्व वाली कांग्रेस यानी चरण सिंह के नेतृत्व वाले लोक दल और जो है जगजीवन राम के नेतृत्व वाले कांग्रेस फॉर अ डेमोक्रेटिक, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समाजवादी और एल.के. आडवाणी के नेतृत्व वाली जो है जनसंघ के विलय से उभर कर आई थी। यानी जनता पार्टी एक पार्टी की नहीं थी, इसमें कई पार्टी जो थी सम्मिलित थी। जैसे आपको पता ही है कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली कांग्रेस थी और चरण सिंह के नेतृत्व वाली जो है लोक दल थी और जो है जगजीवन राम के नेतृत्व वाली कांग्रेस और जो है फॉर डेमोक्रेसी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समाजवादी और एल.के. आडवाणी के नेतृत्व वाली जो है जनसंघ विलय के उभर कर ये एनडीए बनाई गई। यानी सभी सरकार को मिला के जो है एक दल बनाया गया, तब जाके जो है कांग्रेस को जो है हार का मुंह देखना पड़ा। 1989 के चुनाव में नेशनल फ्रंट में जो है भाजपा और वाम दलों के सहयोग से सरकार बनाई, परंतु ये दोनों दल अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए और 10वीं लोकसभा के लिए नई जो है मई जून 1991 में चुनाव करवाए गए। कांग्रेस ने फिर से केंद्र में सरकार बना लिया और 1996 के आम चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। उसे केंद्र में सरकार बनाने का अवसर भी मिला, क्योंकि यह निर्धारण समय में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकी, इसलिए इसे त्यागपत्र देना पड़ा। कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सवादी के बाहरी समर्थन के आधार पर बनी, यानी 13 दलों के संयुक्त मोर्चा सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा न कर पाई। यद्यपि 1998 के चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व में बनी संयुक्त सरकार को 1999 के चुनाव में दोबारा सरकार बनने का अवसर प्रदान किया, जिसने बहुदलीय संगठन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन के लिए एनडीए के रूप में अपना कार्यकाल पूरा भी किया। यानी देखा जाए तो इसमें जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जहाँ पर जो है बीजेपी ने अपना जो है पैठ बना लिया था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आती है, अटल बिहारी वाजपेयी का जो है मेन नेतृत्व था, जिसकी वजह से जो है 1998 में जो है ये जो है एनडीए ने अपना जो है सफलता प्राप्त कर सकी। 2004 के 14वें आम लोक चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई और केंद्र में वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन की सरकार बनाई गई। इसमें जो है मनमोहन सिंह को जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया। यानी 2004 में सबसे इम्पोर्टेंट थी कि ये एक वाम मोर्चे के समर्थन में गठबंधन सरकार बनाना कांग्रेस को सबसे बड़ी जो थी सफलता थी। फिर 1989 में आरंभ हुई भारतीय जो है दलीय व्यवस्था का दौर अभी भी चल रहा है और इसे मिलीजुली अथवा गठबंधन की राजनीति का दौर कहा जाता है। कोई भी दल इस दल में अपने दम पर जो है केंद्र में सरकार बनाने में सफल नहीं हुआ है। यानी अभी तक देखा जाए तो सभी दलों ने जो है गठबंधन का सरकार ही बनाने में सफल हुआ है। कहते हैं किसी को भी पूरे बहुमत मिलना संभव नहीं है, क्योंकि भारत जो है बहुदलीय पार्टी है और यहाँ पर बहुदलीय होने के कारण किसी एक पार्टी को समर्थन मिलना संभवता नहीं रहती है। टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज कमिंग एज अ नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी इन इंडिया। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया हैज टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज. There are two types is the most important of play a role in the politicals here, and national party are those which generally have influence all over to the country, and it is not necessary that a national party will have a equal strength in all the state. It is a various form of state to state. A party is recognized as a national party by election commission on the basis of a formula. The political party which has secured not less than 4% of the total valid votes in the previous general election and at least of 4 states. It is given to status of national party. The number of the national party has been changing. In the year 2006, the Indian National Congress is a Bharatiya Janata Party, Communist Party of India and CPI. The Communist Party of India is
CPI and Bahujan Samaj Party and the Nationalist Congress Party were national parties here. However, there is other parties in India which do not enjoy the national influence and their activity influence are restricted to a particular state of region. Sometimes these parties are formed to the voice demand of the specific region. And these parties are neither weak nor short-lived. Sometimes they are proved to be very powerful in their respective region and this is known as the regional party. The major regional parties are AIADMK and the DMK in Tamil Nadu and Telugu. This one is Andhra Pradesh and Akali Dal in Punjab. A national conference Jammu and Kashmir and Jharkhand Mukti Morcha and Jharkhand and Assam is a Gyan Prasad in their Assam is a Nationalist Congress Party and Shiv Sena is a Maharashtra. About the regional parties you will be read in the following lesson. जैसा कि हम चैप्टर कर रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय दल का जो भारत में अपना जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कहते हैं राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। ये हमारा अगला पॉइंट है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में दो प्रकार के दल होते हैं, एक राष्ट्रीय दल होते हैं और एक क्षेत्रीय दल होता है। राष्ट्रीय दल जो कि इनका जो होता है हर एक राज्य में कुछ हद तक दबदबा रहता है, लेकिन क्षेत्रीय दल का जो है एक कुछ क्षेत्र में ही दबदबा देखने को मिलता है। राष्ट्रीय दल किसी भी क्षेत्र में अपना जो है प्रभुता स्थापित कर सकती है, लेकिन क्षेत्रीय दल सिर्फ एक ही रीजन्स में ही देखने को मिला है। राष्ट्रीय दल वो है जिनके प्राय पूरे देश में प्रभाव होता है। यह आवश्यक नहीं है कि वो राष्ट्रीय दल अभी राज्य में सामान्य रूप से शक्तिशाली ही हों। किसी दल को चुनाव आयोग का निश्चित सूत्र के आधार पर राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की जाती है। ऐसा राजनीतिक दल को जिनके पीछे आम चुनावों में डाले गए कुछ अवैध मतों के 6% अधिक मत कम से कम 4 राज्यों में प्राप्त किए हों, उसे जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लिए है कि 6% अधिक मत और कम से कम 4 राज्यों में प्राप्त हुआ हो, उसी को ही जो है राष्ट्रीय दल की दर्जा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय दल की संख्या बदलती रही है और वर्ष 2006 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रीय दल के रूप में उभर के सामने आए हैं। इन राष्ट्रीय दलों के अतिरिक्त भारत में कुछ अन्य दल भी हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव नहीं का समान है। उनकी गतिविधियां और प्रभाव विशेष राज्यों और क्षेत्र तक ही सीमित रह गया है। कभी कभी ये दल किसी विशेष क्षेत्र की मांगों को उठाने के लिए बनाए भी जाते हैं और यह दल ना तो कमज़ोर है और ना ही जो है अल्पजीवी हैं। कभी कभी तो ये अपने क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली सिद्ध भी होते हैं। इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। और तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो AIADMK तथा DMK, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम है और पंजाब में अकाली दल है। जम्मू और कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है और झारखंड में जो है झारखंड मुक्त मोर्चा के रूप में है। असम में असम गण परिषद है और महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना प्रमुख क्षेत्रीय दल के रूप में है। क्षेत्रीय दलों के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। To beginning with, the Congress was organized by the middle class intellectuals who are the primarily concerned with the political reform in the British colonial rules. In the 12th, under the leadership of the Mahatma Gandhi, the Congress became a Marx-based organization. The party started to enjoy the support of the common people and play a very significant role in the freedom struggle. After the independence, Jawaharlal Nehru became a prime minister and led to the Congress till his death in 1964. As already mentioned in the earlier paragraph, and this was known as the Nehru era. The Congress Party won the first 5-year election in 1952, 1957, 1962, 1967 and 1971. In 1975, national emergency was declared, which went on till 1977. In this election, 1977, the Congress was defeated. And however, in the 1980s general election, the Congress party led by the Indira Gandhi come back to the power. Indira Gandhi was assassinated in the 1984 and during the 1985 general election, Rajiv Gandhi was the leader of the party. The Congress won to the 1985 general election with a large majority. In 1989, though the Congress should not get an absolute majority, it was the single largest party. In the 10th general election in 1991,
The Congress again emerged as the single largest party and form of the government at the center. In the 12th general election in 1998, Congress could get only 140 Lok Sabha seat. In the 1999 general election, Congress's strength was further reduced to the 112 seat only. But in the fourth general election, Congress entered into the alliance with the other cellular party and scored there is a number of seats that provides the opportunity to form a coalition of government. The next party is the national party here, the Bharatiya Janata Party, means BJP. The Bharatiya Janata Party was formed in 1980. Since then, they are extended its influence in the Hindu world, Gujarat, Maharashtra. As in 1989, it was been to try to extend the basis on the South India also. Since the formation of 1980, the BJP is increasing its number of seats in the Lok Sabha gradually. In 1984 general election is secure only 2 seats. In 1989 the number of seats increasing to 88. In 1981 general election BJP has a strength in the Lok Sabha increasing to 122, which is the rose for the 161 in the 1996 election. And in 1998 is born to the 180 seat and 1999 its number the Lok Sabha increasing to the 180 seat. In the 1999 general election, BJP contested as an alliance partner in the National Democratic Alliance, is a NDA. In the recent 2004 general election, BJP is alliance of NDAs could not get a required majority. It's a play the role of the opposition party. The BJP has emerged a significant national party, but it is a support base as yet limited to the content area rather than to the spiral all over India. The next important party is the national party here, the Communist Party. The two Communist Party is the Communist Party of India CPI and the Communist Party of India is a Marxism is a CPIM. The next to the Congress or Communist Party in there is the oldest in India. The Communist movement began to the earlier 12th and there is a Communist Party was founded in the 1925. The Communists participated in the national movement, though often they are a serious difference with the Congress. The Communists assessed that is the people should be economically equal and the society should not be divided into the classes, rich and the poor. The worker as the peasant and other toilings is the people who do not of their productivity work for the society and should be given due to the recognition and power. The communists there is the main opposition in the Lok Sabha through their Nehru era. In the first Lok Sabha they had 26 members. In the second and third Lok Sabha they had 27 and 29 members respectively. In 1957, the CPI won the seat majority in the Kerala Assembly and formed the first communist government in India. In the early 60s, especially after the Chinese aggression of 1962, there were a serious difference among the members of the Communist Party as a result of the party split into two. Those who broke away from to the CPI formed and CPIM in 1964. The CPIM is a main support based on the concentrated in their Western Bengal, Kerala and Tripura. Through it is registered is the presence of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Maharashtra, Odisha and Punjab. The CPI has it is a pocket or influence in their state like Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Manipur, Orissa, Pondicherry, Punjab, etc. Moreover, CPI has been to a party of the left front is a coalition is a Kerala and West Bengal. In the Lok Sabha election of 2004, both the CPI and the CPIM were alliance partner of the Congress. They are supporting the United Progressive Alliance UPA is a government at the center from outside. Here arrives the 4 points. The Bahujan Samaj Party means BSP. The BSP acquired the state of National Party in 1996. The BSP is a champion the case of this section which is a belong to the low caste and tribes group and minority. In fact, this is a section of India society, the Bahujan Samaj forming to the majority of the India population. The BSP believe that is the Samaj should be freed from to the populations of upper caste and by forming
their own government. BSP's influence lies in states like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab. In 1995, 1997, and BSP was a partner in the coalition government in Uttar Pradesh. हमारा जो यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण आया है पॉइंट, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दल, ये कई मायने में इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से भी। कहते हैं सबसे पहले हमारे समक्ष आया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आपको पता ही है कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जो है अब तक बनी हुई है, लेकिन समय समय पर इसका जो विभाजन भी हो गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी अपना जो है दबदबा इन्होंने पूरा खोया नहीं है और भारत में जो है इनका जो है प्रमुख स्थान बना रखा है। कहते हैं अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में मुंबई में किया गया था, ठीक है। LVWG बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे इसके, और आरंभ में कांग्रेस जो है मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों की एक संस्था थी जिसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में राजनीतिक सुधार लाना था। यानी उस समय आपको पता ही कि ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश के लिए दो चार हाथ करना अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय उदय हुआ। 20वीं सदी में दूसरे दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक विस्तृत जनधार वाली पार्टी बन गई, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने से बहुत ही विशेष योगदान दिया और इस पार्टी को काफी बुलंदी तक पहुंचा दिया। पार्टी को धीरे धीरे जनसाधारण का समर्थन भी मिलने लगा और इस स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई गई। स्वतंत्रता के पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बने, यानी स्वतंत्रता के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और अपने जीवन के अंत तक यानी 1964 तक कांग्रेस को नेतृत्व भी उन्होंने किया। जैसे पहले उल्लेख किया गया है कि इसे नेहरू युग भी कहा जाता है, यानी नेहरू एरा के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी की प्रथम 5 ग्राम चुनाव या 1952, 57, 62, 67 और 71 में लोकसभा में जीत हासिल किया और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा भी की गई जो 1977 तक चलाई गई। 1970 के चुनाव में कांग्रेस जो है पराजित हुआ, परंतु 1980 के चुनाव में जो है कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पुण्य सत्ता में लौट आई। इंदिरा गांधी को जो है 1984 में हत्या कर दी गई थी और अगले ही आम चुनाव में कांग्रेस 72 बहुमत से जीत भी गई और 1989 के चुनाव में पार्टी को स्पष्ट बहुमत भी प्राप्त नहीं हुआ, परंतु ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। यानी इसको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। जब कहते हैं जब इंदिरा गांधी की 1984 में जब हत्या कर दी गई थी तो आम जो है चुनाव में जो है 72 जो है प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था और 1989 के चुनाव में पार्टी ने जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं किया, बल्कि सबसे बड़ा जो है पार्टी के जो रूप में उभरा। और 1991 में 10वें आम चुनाव में कांग्रेस फिर से बड़े दल के रूप में उभरी और केंद्र में अपनी सरकार बना पाई। कहते हैं 1996 में जो है कांग्रेस के आम चुनाव के बाद अपनी सरकार बन सकी और 12वें आम चुनाव के कांग्रेस के केवल 140 सीट ही प्राप्त हुई। 1999 में चुनाव में कांग्रेस की ताकत घटकर सिर्फ 112 सदस्य तक ही पहुंच गई, लेकिन 14वें आम चुनाव में कांग्रेस ने अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ गठबंधन किया और एक संयुक्त सरकार का गठन भी किया गया। हमारा जो अगला पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विशेष महत्व है। कहते भारतीय जनता पार्टी का गठन जो हुआ था 1980 में किया गया था और इसके बाद से इसे लगातार अपने प्रभाव क्षेत्रों को हिंदी क्षेत्रों एवं गुजरात और महाराष्ट्र में बढ़ाया है। यानी देखा जाए तो कहते हैं जो बीजेपी है वो काफ़ी समृद्ध अभी के समय में हो चुकी है और इन्होंने काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़े हैं। कहते हैं अगर कांग्रेस को किसी ने पछाड़ा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही पछाड़ा है और जिसकी वजह से जो है कांग्रेस का जो है वर्चस्व खत्म भी हुआ है। 1989 के बाद से ये अपना आधार दक्षिण भारत में बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है और 1980 में अपने गठन के साथ ही भाजपा धीरे धीरे लोक सेवा में अपनी सीटों की संख्या में वृद्धि कर रही है और 1984 के आम चुनावों में इसे केवल 2 सीटें ही प्राप्त हुई थी और 1989 में सीटों की संख्या बढ़कर 88 हो गई थी और 1951 के आम चुनाव में भाजपा की लोक सभा में ताकत 122 तक बढ़ गई थी और 1996 के चुनाव में जो है 161 तक पहुंच गई थी। 1998 के चुनाव में इसे जो है 180 सीट जीती और 1989 में जो चुनाव में इसकी सीटों की संख्या बढ़कर 182 तक बढ़ गई, यानी 182 तक संख्या बढ़ना कोई आम बात नहीं थी और 1999 के चुनाव में भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक भागीदारी के रूप में चुनाव लड़ा। पिछले 2004 में चुनाव में भाजपा को जो है राजगढ़ के एक सहयोगी घटक दल के रूप में आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। यह विपक्षी की भूमिका निभा रही है
और इसका समर्थन क्षेत्र सारे देश में फैले होने के बजाय कुछ विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रही है। अगर देखा जाए वर्तमान समय में तो कहते हैं जो बीजेपी है उस अभी दो बार जो है भारत में जीत चुकी है और उन्हीं की सरकार अभी जो है अभी चल रही है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कहते हैं इनको पूरा बहुमत इनको प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं आने वाला समय में भी हो सकता है कि भाजपा का अपना बहुमत बरकरार रखे, लेकिन ये कहना राजनीति में संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति में कल्पना करना सिर्फ एक मिथ्या बात रह जाती है, क्योंकि जो कहते हैं राजनीति में उठापटक तो चलती रहती है, यानी इसमें बदलाव सदैव होती ही रहती है। उसके पश्चात हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है वो आया है साम्यवादी दल। देखिए साम्यवादी दल जो है तीसरा जो है नेशनल पार्टी के रूप में उभरा है और काफ़ी इसका अपना एक महत्व रहा है। भारतीय साम्यवादी दल में जो है इसको सीपीआई के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय साम्यवादी दल में मार्क्सवादी है, यानी देखा जाए तो साम्यवादी दल जो है दो भागों में विभक्त हो गई है, एक सीपीआई में हो गया है और एक मार्क्सवादी में हो गया है। जब दलों में मतभेद हो जाती है तो ये विघटित हो जाती है। ये हमें धर्म में भी देखने को मिला था और ये पार्टी में तो होना स्वाभाविक बात ही मानी जा सकती है। अगर हम बात करें साम्यवादी दल के तो कहते हैं कांग्रेस के बाद साम्यवादी दल ही सबसे पुराना राजनीतिक दल के रूप में है, यानी सबसे पुराना जो है कांग्रेस के बाद साम्यवादी दल ही है। साम्यवादी आंदोलन जो है 1920 के दशक में जो है आरंभ हुई थी और ये 1925 में जो है साम्यवादी दल की स्थापना हो गई और साम्यवादियों में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले लिया। यद्यपि आमतौर पर उसके कांग्रेस के साथ गंभीर मतभेद देखने को मिला है। साम्यवादी का मानना था कि लोग आर्थिक रूप से सामान्य होने चाहिए और समाज को गरीब और अमीर में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, यानी इनका साफ विचार था कि जो है अमीर गरीब में भेदभाव इतना अधिक नहीं होना चाहिए, सभी मिलजुल के रहना चाहिए। मजदूरों और किसानों और अन्य मेहनतकश लोगों को जो समाज में उत्पादक कार्य करते हैं उचित मान्यता और शक्ति मिलनी चाहिए, यानी साम्यवादी का साफ विचारधारा था कि गरीब और अमीर में जो है वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। इससे जो होता है मनोभाव पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मजदूरों और किसानों तथा अन्य मेहनतकश लोगों को समाज में उत्पादक कार्य करते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। समाज में उनको हर तरह की जो सुविधाएं देने के लिए सरकार को अग्रसर होना चाहिए और इसी विचारधारा के साथ साम्यवादी जो थी आगे बढ़ी, लेकिन इसका जो है विघटन हो जाना एक बहुत ही दुखदायक परिस्थिति थी। कहा जाता है कि पूरे नेहरू युग में साम्यवादी दल ही मुख्य विपक्षी दल के रूप में था, यानी नेहरू के युग में जो है था विपक्षी दल के रूप में जो था साम्यवादी दल को ही जो है मान्यता मिली हुई थी। प्रथम लोकसभा में उनके जो है 26 सीट सदस्य ही थे, दूसरी और तीसरी लोकसभा में उनके क्रमशः 27 और 29 सदस्य बन गए थे। लेकिन 1957 में जो है सीपीआई ने भारतीय साम्यवादी दल के केरल में पुण्य बहुमत प्राप्त करके उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास भी काफ़ी क्षमता है और उसने भारत के किसी एक राज्य में पहली साम्यवादी सरकार बना पाई थी, यानी इनका पहला सरकार जो था केरल में बनाई, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इनके मानसिकता के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। 60 के दशक के आरंभ में विशेष रूप से 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद भारतीय साम्यवादी दल के सदस्यों में गंभीर मतभेद पैदा हुई। कहते हैं ये उस समय था जहां पर जो है साम्यवादी में काफ़ी बड़ा जो मतभेद उभर के सामने आया और परिणाम स्वरूप जो है पार्टी दो भागों में बट गई, यानी सीपीआई से अलग होने वालों में 1964 में सीपीआईएम का गठन किया गया और सीपीआईएम का जो है मुख्य समर्थन आधार पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में केंद्रित था। यद्यपि इसे आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब इत्यादि अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करा ली। सीपीआई के जो है प्रभाव क्षेत्र आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, पांडिचेरी और पंजाब इत्यादि में थे और इसके अतिरिक्त जो है सीपीआई केरल और पश्चिमी बंगाल में वाम जो है मोर्चा गठबंधन का सदस्य रही है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बाद जो है सीपीआई और जो है सीपीआईएम दोनों जो है कांग्रेस गठबंधन सरकार का समर्थक रहे हैं। वे संयुक्त गतिशीलता और गठबंधन सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। देखिए कहा जाता है अगर हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी, क्योंकि ये देखा जाए तो नेहरू युग से ही अपना जो है दबदबा बता रही है, यानी विपक्षी दल के रूप में अपना विशेष महत्व रखी है। लेकिन विघटन होना सबसे बड़ी इसकी दुखदायक बात थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ये पार्टी ने जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ जो है एक विपक्षी दल के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो ये कांग्रेस के ही पार्ट में जो है सम्मिलित हो जाते हैं गठबंधन के रूप में और ये जो है कांग्रेस का पूरा समर्थन प्राप्त होता है। उसके पश्चात चौथी पार्टी जो है अंतिम पार्टी के रूप में जो है बहुजन समाज पार्टी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टी के रूप में ये भी उभरा था।
कहते हैं बहुजन समाज पार्टी जो है उसका बहुत सा पाक को रूप के नाम में जाना जाता है और कहते हैं इसको जो है 1996 में जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था। यानी राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है इनको 1996 में प्राप्त हुआ था। भाजपा जो है पिछड़ी जाति, वर्जित और समूह और अल्पसंख्यकों को हितों की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है और इनका सदैव ही जो मतस्व रहती है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना होता है। भाजपा का विश्वास है कि इस बहुसंख्यक समाज में ऊंची जातियों के शोषण से मुक्त करवाना चाहिए और उनको अपनी सरकार बनानी चाहिए। भाजपा का प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि में देखा जा सकता है। सबसे अधिक इनका प्रभाव जो था उत्तर प्रदेश में ही था। 1995 और 1997 में भाजपा उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकार में भागीदारी भी थी, लेकिन 2007 में पहली बार इस दल ने बहुमत प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल भी हुई थी। तो कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने अपना दबदबा जो है उत्तर प्रदेश में दिखाया भी है और 2007 में उन्होंने अपना बहुमत प्राप्त कर पार्टी की स्थापना भी की और वहाँ पर जो है राज्य भी किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा जो ये पार्टियों की जो सिलसिला चल रही थी ख़त्म हो जाता है।